एग्रीकल्चर हो या मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी कैन बी अ ब्लेसिंग। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th बायोलॉजी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और इस एक वीडियो को देखने के बाद हमेशा की तरह आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? तैयारी होंगे आई गेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। बायोटेक्नोलॉजी के काफी सारे यूजफुल एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है इन एग्रीकल्चर। इंडिया जो कि एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, बोले तो हमारे इस करोड़ों के पॉपुलेशन में 62% ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। यस, यानी कि उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है, उनका जो इनकम है, वो एग्रीकल्चर से आता है। करेक्ट। तो अब आप खुद सोच के देखो कि अगर एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट्स की जाए तो इससे पॉपुलेशन के काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। एंड बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम हमारे फूड प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा? दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा, इंडिया जिसका पॉपुलेशन ही काफ़ी ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन की फूड की जो नीड्स है वो भी ज़्यादा है, तो वो भी पूरी होगी। साथ ही साथ ये जो 62% लोग जो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, उनका इनकम भी बढ़ेगा। तो बच्चों, अब 2 मिनट के लिए ये सोचते हैं कि भाई हम ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ हम क्रॉप प्रोडक्शन के एनहांसमेंट के लिए क्यों कर रहे हैं। मतलब बेसिकली अगर हमें फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्रॉप प्रोडक्शन को अगर हमें बढ़ाना है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं बेसिकली। तो पहला ऑप्शन हमारे पास होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत लोग कहते हैं, मतलब जिसके अंदर हम ऑफ फार्म इनपुट्स का मिनिमम यूज़ करते हैं। ऑफ फार्म इनपुट्स बोले तो फार्म के बाहर की चीज़ें, जैसे मान लो केमिकल्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इस तरह की चीज़ों का यूज़ हम मिनिमम करते हैं, ना के बराबर बहुत कम यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिकली सारे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। अब इसके कई सारे फायदे हैं बच्चों। जैसे सबसे पहला फायदा तो यह है कि दिस इज एक्सेलेंट फॉर द एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम करते हैं तो जो क्रॉप्स वगैरह की जो क्वालिटी भी बनती है वो भी एक्सेलेंट होती है। इससे एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से कुछ हार्म नहीं होता है। सॉइल की क्वालिटी अच्छी बनी रहती है, अच्छी बायोडाइवर्सिटी मिलती है हमें। बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ क्रॉप्स या वैरायटी ऑफ प्लांट्स, जो भी आप कह लो, वो भी एनहांस होती है। बायोलॉजिकल साइकिल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, इनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मतलब नेचर के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। लेकिन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इस बात के लिए कोई श्योरिटी नहीं देता है कि आपका जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। तो बेसिकली इट डजंट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। बात समझ में आई? तो यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ज्यादा अगर आपको प्रोडक्शन करनी है क्रॉप की, तो वो एश्योरेंस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर नहीं देता है। ठीक है, तो चलो फिर आते हैं हम एक दूसरे तरह के एग्रीकल्चर पे, जिसे हम कहते हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल मतलब यूज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। केमिकल्स का यूज, किस तरह के केमिकल्स? जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब के यूज से जब हम क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। अब इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि इन केमिकल्स के यूज से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन काफी एनहांस हो जाता है, काफी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि भाई इन केमिकल्स का काम क्या है? प्लांट को ये इंसेक्ट से बचा लेता है, पेस्ट से बचा लेता है, हर्ब से बचा लेता है। इसके अलावा ये जो है क्या करता है कि सॉइल की जो क्वालिटी है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत मैसिवली इंक्रीज तो हो जाता है। बट यहाँ पर भी साथ में आता है एक डिसएडवांटेज, और वो डिसएडवांटेज ये होता है कि इतने सारे केमिकल्स के यूसेज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। मतलब एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छा नहीं होता है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स। एक तो वो होता है, दूसरा होता है इट टर्न्स आउट टू बी एक्सपेंसिव, क्योंकि इतने सारे आप चीज़ों का यूज़ कर रहे हो, तो ओवरऑल द प्रोसेस टर्न्स आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव। ठीक, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर।
बड़े ध्यान से समझो, मतलब एक ऐसे तरीके का एग्रीकल्चर जिसके अंदर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोले तो ऐसे क्रॉप्स जिनको हम जेनेटिक लेवल पे, उनके जीन के लेवल पे ही मॉडिफाई कर दे रहे हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाए। समझ रहे हो बात को? मतलब नेचुरली अगर वो क्रॉप जो है ना, लेट अस से एक बहुत आम एग्जांपल दे रही हूँ ताकि यू आर एबल टू रिलेट टू इट। मान लो एक कोई क्रॉप है, उसका एक पूरा सीजन में वो जितना भी नेचुरली वो जितना प्रोड्यूस करता है, हमने क्या किया, उस क्रॉप के जीन लेवल पे ही कुछ ऐसा चेंज कर डाला कि अब जो है ना उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से होने लगेगा, राइट? तो इसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक, अब इससे क्या हुआ कि हमारा फूड का प्रोडक्शन भी बढ़ गया और वो सारी डिसएडवांटेजेस जो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में थी, उतनी सारी डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पर नहीं थी, राइट? एंड दिस इज वेयर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नथिंग बट बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, राइट? तो यहीं पर हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की। जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके जीन्स को मैनिपुलेट या ऑल्टर कर दिया गया हो बाय मैनिपुलेशन, मतलब जीन के लेवल पर ही कुछ चेंजेस उनमें कर दिए गए हों, उन्हें हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लो ये है नॉर्मल कॉटन, नेचुरल कॉटन, और ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। देखो इसको हम लिखते हैं ऑफन ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक मतलब इसमें कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया है। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या फायदा हुआ है इसको? अब ये जो है इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गया है, यानी कि इंसेक्ट्स अब इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया और इस एडवांटेज की वजह से इसका ओवरऑल प्रोडक्शन विल इंक्रीज, राइट? तो ये हो गया एक एग्जाम्पल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। बहुत बार आप देखते होंगे बहुत सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के साथ एक ही फ्रूट के कई अलग अलग कलर में उसकी वैरायटी मिलती है, तो क्या होता है, ये भी होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीज, कोई कलर का जीन है, जैसे मान लो स्ट्रॉबेरीज, नॉर्मली नेचुरली इट इज रेड इन कलर, बट अब मैं अगर बोलूँ ब्लू स्ट्रॉबेरी देखा मैंने कहीं, राइट? तो वो ब्लू स्ट्रॉबेरी को ऊपर से कुछ ब्लू कलरिंग एजेंट डाल के थोड़ी ना बनाया गया है, उसको क्या किया गया है, जीन के लेवल पे ब्लू कलर वाले जीन को उसमें डाला गया है ताकि उसमें वो ब्लू कलर हमें मिले, राइट? तो इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब जब मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात करती हूँ तो क्रॉप्स में भी पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। क्योंकि अभी हम बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। क्या फायदा होता है चीजों को या क्रॉप्स को या प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके? पहला, इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइस के हमारे पास काफ़ी सारे वैरायटी अवेलेबल होते हैं। कुछ कुछ राइस की ऐसी वैरायटीज़ को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है ताकि उनमें विटामिन ए का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो। सो इस तरह की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज़ होती हैं, दे आर एक्सट्रीमली हाई इन विटामिन ए, राइट? तो इस तरीके से न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी काफ़ी बढ़ गई। इंक्रीज टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस बोले तो एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जो हमारा नॉन लिविंग काउंटर पार्ट है इकोसिस्टम में, जैसे कि एबायोटिक स्ट्रेस बोले तो जैसे मान लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या फिर बहुत कम टेम्परेचर या फिर बहुत ज़्यादा पानी, लेट्स से फ्लड, या फिर बहुत कम पानी जैसे कि ड्राउट, राइट? तो इस तरह के जो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशंस में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका सर्वाइवल का जो चांस है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंट होते हैं इस तरह के एबायोटिक स्ट्रेस के लिए। सिमिलरली इंक्रीज्ड रेजिस्टेंट टू पेस्ट्स के अगेंस्ट भी उनका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि थोड़े बहुत पेस्ट्स के अटैक से ही आपका प्लांट मर गया या ख़त्म हो गया, तो ये रेजिस्टेंट होते हैं, तो ये उसको ओवरकम कर पाते हैं। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स, मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं वो सॉइल के नीचे जो मिनरल कॉन्टेंट होता है उसको काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सॉइल के नीचे जो भी मिनरल्स है उसको एक बार में यूज़ कर लिया और उसके बाद जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है ना वो एकदम से ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो काफी इफेक्टिवली वो मिनरल का यूसेज होता है जिसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिटेन रहती है, काफी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स होता है। डिक्रीज्ड मैच्योरेशन टाइम, यानी कि जितना टाइम किसी भी क्रॉप को लगता है पूरा मैच्योर हो के फ्रूट्स यील्ड करने में,
मतलब पूरा प्रोसेस जो होता है जब तक में हमको वो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, वो जो टाइम है वो टाइम काफ़ी घट जाता है इन केस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। एज अ रिजल्ट क्या होता है, पहले अगर मान लो आपको एक राउंड ऑफ आउटपुट मिलने में 1 साल लगता था, अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद आपको 6 महीना लग रहा है। तो इसका मतलब 1 साल में पहले अगर आप 10 किलो सामान आपको मिल रहा था, तो अब 1 साल के टाइम का आपको 20 किलो मिलेगा, राइट, क्योंकि आपका जो टाइम है वो तो हाफ हो गया है। तो उसी 1 साल में आप 2 राउंड आपको आउटपुट मिल जाएगा, राइट। तो यानी कि आपका ओवरऑल यील्ड इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज्ड यील्ड, राइट। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के। अब भाई सिर्फ एडवांटेजेस तो किसी के भी नहीं होते हैं, जहां एडवांटेजेस आते हैं वहीं हाथ पकड़ के साथ साथ आते हैं डिसएडवांटेजेस। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के भी अपने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो जो पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि भाई जेनेटिक लेवल पे जब हम कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में हम कोई जीन इंसर्ट कर रहे हैं, राइट, तो जीन में ही ऑल्टरेशन कर दे रहे हैं। तो किसी एक नए जीन के इंसर्शन होने की वजह से काफ़ी चांसेस हैं कि जो बाकी जीन्स हैं उनके फंक्शनिंग में भी कुछ इफेक्ट हो, राइट, उनका फंक्शनिंग भी इम्पैक्टेड हो, इसका काफ़ी ज़्यादा चांस है। इसके अलावा जब हम क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं तो उनका सब कुछ थोड़ा बदल जाता है, जैसे उनका जो भी न्यूट्रिशनल कंटेंट है या फिर जो भी चीज़ है, जो भी उसका कॉम्पोजिशन है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्टेड होता है, जिसकी वजह से एलर्जीज हो सकती हैं। इसके अलावा हमारा फूड चेन इफेक्ट हो सकता है। कैसे? जब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की हम बात करते हैं, हम क्या कहते हैं कि ये पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, इसकी वजह से इनका यील्ड ज़्यादा होता है। बट सोचने वाली बात तो ये भी है कि अगर ये पेस्ट रेजिस्टेंट है, यानी कि ये पेस्ट के अगेंस्ट लड़ पाते हैं, इसका मतलब इन क्रॉप्स के अंदर कुछ तो ऐसा कंपोनेंट होता है जो पेस्टिसाइड्स की तरह काम करता है, कुछ तो ऐसा होता है जो पेस्ट को मार देता है या पेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है। इसका मतलब कुछ तो पेस्टिसाइड जैसा कंटेंट उसके अंदर है, और पेस्टिसाइड जैसा कंटेंट जो है वो किसी भी एनिमल में, फूड चेन के अंदर किसी भी एनिमल के लिए कंज्यूम करना इज नॉट ग्रेट। तो कभी कभार अगर इस तरह के जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाले क्रॉप्स हमारे फूड चेन में एंटर कर जाते हैं तो वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे एनिमल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ अगर कुछ भी इस तरह की गड़बड़ होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के साथ, तो सिर्फ एक फूड चेन ही नहीं बल्कि पूरे इकोलॉजी को ये डिस्टर्ब कर सकता है। इकोलॉजी बोले तो जो भी रिलेशनशिप होता है बिटवीन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज बेसिकली इकोलॉजी। तो पूरा का पूरा जो इकोलॉजी है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो चलो अब देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले बात करेंगे बीटी की। बीटी देखो, कैपिटल बी स्मॉल टी। व्हाट इज बीटी? सो बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो प्रोड्यूस करता है बीटी टॉक्सिन। ध्यान देना बच्चों, बीटी टॉक्सिन कह रही हूं मैं। टॉक्सिन क्यों? टॉक्सिन वर्ड तो कुछ पॉइजनस से रिलेटेड है। टॉक्सिन वर्ड का यूज मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो बीटी टॉक्सिन जीन होता है इट कैन किल इंसेक्ट्स। तो बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट को मार सकता है। तो अगर किसी भी क्रॉप के अंदर बीटी टॉक्सिन जीन को डाल दिया जाए तो वो क्रॉप क्या हो जाएगा? इट विल बी रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स, राइट, क्योंकि उसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या है? एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टॉक्सिन है जो इंसेक्ट को मार सकता है, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहाँ पर हम कॉटन का एग्जाम्पल लेंगे। दिस इज बीटी कॉटन एंड दिस इज नॉर्मल कॉटन। तो जो नॉर्मल कॉटन है इसको अगर इंसेक्ट अटैक करेगा तो क्या होगा? इंसेक्ट अटैक करेगा तो प्लांट जो है वो इम्पैक्टेड हो जाएगा। तो अगर इंसेक्ट से इस नॉर्मल प्लांट को बचना है तो उसमें इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम बीटी कॉटन की बात करें तो चूंकि बीटी कॉटन के अंदर बाय डिफॉल्ट बीटी टॉक्सिन जीन है जो इंसेक्ट्स को मार सकता है, तो बीटी कॉटन जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। यानी कि इंसेक्ट अगर बीटी कॉटन को अटैक करेगा भी बट स्टिल इट विल हैव नो इम्पैक्ट, क्योंकि उसके अंदर बिल्ट इन रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द इंसेक्ट्स। अब बच्चों सोचने वाली बात यह है कि ये जो बीटी टॉक्सिन है ये एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, राइट, मतलब इंसेक्ट को मारने वाला। तो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है जो कि टॉक्सिक है। अब सोचने वाली बात यह है कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस जो ये बीटी टॉक्सिन बनाता है। तो भाई जब ये इतना टॉक्सिक है तो उस बैक्टीरिया के अंदर जब ये रहता है तो वो उस बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार देता? सोचने वाली बात है कि नहीं? तो बच्चों इस सवाल का जवाब ये है कि बैक्टीरिया के अंदर ये जो बीटी टॉक्सिन है ना, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स की तरह एग्जिस्ट करता है। बहुत ध्यान से सुनो, जब तक ये बैक्टीरिया के अंदर रहता है ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की तरह एग्जिस्ट करता है,
ठीक है। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट इसे खाते हैं और जैसे ही ये इंसेक्ट के बॉडी के अंदर जाता है तो ये एक्टिव टॉक्सिन्स बन जाते हैं, राइट। मतलब मजेदार टॉक्सिन है ये। बैक्टीरिया के अंदर है तो इट इज नॉट अ टॉक्सिन, ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे इंसेक्ट ने इसको खाया तो इंसेक्ट के बॉडी में जाते ही ये एक्टिवेट हो जाता है और ये एक्टिव टॉक्सिन बन जाता है। होता क्या है, इंसेक्ट की बॉडी में जाते ही, जैसे ही ये इंसेक्ट की बॉडी में जाता है तो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जो गट है, जैसे हमारा भी है राइट गट, तो इंसेक्ट के बॉडी के अंदर जो गट है उस गट में कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिसके साथ ये बाइंड कर जाता है, ठीक है। और बाइंड करते ही क्या होता है, जो गट वॉल है वो टूट जाता है और गट वॉल के टूट जाने की वजह से जो इंसेक्ट है वो मर जाता है। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि जो बीटी टॉक्सिन को कोड करने वाला एक जीन होता है जिसे हम कहते हैं क्राई। अब ये एक लौता जीन नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि क्राई 1AB, क्राई 2AB, क्राई 1AC, इस तरह के बहुत सारे क्राई जीन्स होते हैं जो बीटी टॉक्सिन के लिए कोड करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर स्पेसिफिक इंसेक्ट ग्रुप्स, मतलब एक स्पेसिफिक तरह के इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप के बीटी टॉक्सिन जीन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉटन बॉलवर्म्स को खत्म करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक कुछ क्राई जीन्स होते हैं, जैसे कि क्राई 2AB, क्राई 1AC, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर कॉर्न बोरर को खत्म करना है, ये वाले इंसेक्ट ग्रुप को खत्म करना है, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स होते हैं वो कौन से वाले होते हैं, वो होते हैं क्राई 1AB, राइट। तो इस तरह से स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन्स होते हैं स्पेसिफिक इंसेक्ट ग्रुप्स के लिए। इनफैक्ट बीटी टॉक्सिन्स का यूसेज देखा गया है कॉटन में, टमेटो में, कॉर्न में, पोटैटो में, तो इस तरह के क्रॉप्स में बीटी टॉक्सिन का यूसेज देखा गया है। तो हम क्या देखते हैं, ये बीटी टॉक्सिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं इससे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से हम क्रॉप्स को या प्लांट्स को इंसेक्ट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं एट अ जेनेटिक लेवल। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने इंसेक्ट रेजिस्टेंस की बात करी, जैसे बीटी टॉक्सिन की हमने बात करी, वो इंसेक्ट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, राइट। तो अब हम बात करने वाले हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स के बारे में। पेस्ट बोले तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स के अंदर ही रहते हैं और उनका नुकसान करते रहते हैं। नीमैटोड्स प्लांट्स का एक बहुत ही कॉमन पैरासाइट है। नीमैटोड्स बोले तो राउंड वर्म्स, एग्जैक्टली। तो ये राउंड वर्म्स प्लांट्स के अंदर रहते हैं, अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं और साथ ही साथ प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसकी वजह से जो क्रॉप का यील्ड है वो कम होते रहता है। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RNAi, जहां हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स पा सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। तो ये एक पाथवे है जो कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन, राइट। अब जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने काफी डिटेल में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिस्कस किया है। हमने क्या पढ़ा था कि जो डीएनए होता है ये पहले तो रेप्लिकेट करता है, फिर डीएनए से एमआरएनए बनता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सुनाई नहीं दिया, ट्रांसक्रिप्शन, एग्जैक्टली। और एमआरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन, है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है सेंट्रल डॉगमा में कई बार। अच्छा, अब ये जो प्रोटीन्स जो बनते हैं, ये प्रोटीन्स डिसाइड करते हैं कि भाई क्या फीचर्स होंगे, राइट। तो इसका मतलब हमारे जीन में जो कुछ भी होता है वो एक्सप्रेस कैसे होता है, प्रोटीन्स बन के, और उसके बाद वो जीन एक्सप्रेस करते हैं खुद को, ठीक है। ये हम सभी को पता है, ओके। अब आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है, कुछ तो ऐसा होता है जो इंटरफेयर कर जाता है इस प्रोसेस के साथ, जीन एक्सप्रेशन के साथ कुछ तो ऐसा है जो इंटरफेयर कर जाता है। जैसे मान लो एक साधारण सा सिचुएशन सोचो, डेली सुबह आप लेट्स से 7 बजे उठते हो, आपका अलार्म बजता है 7 बजे, आप 7 बजे उठते हो, तैयार होकर एग्जैक्ट 8 बजे घर से निकल जाते हो स्कूल के लिए। एक दिन क्या हुआ कि आपका जो अलार्म क्लॉक है वो खराब हो गया और वो बजा नहीं टाइम पे। क्या हुआ, जब आपकी आंख खुली तो ऑलरेडी 8 बज रहे थे और आप स्कूल के लिए लेट हो गए, बस मिस हो गई आपकी। तो यानी कि आपका जो रोज का जो टाइमली उठने का जो रूटीन था वो इंटरफेयर हो गया, किसकी वजह से, अलार्म क्लॉक के खराब होने की वजह से, राइट। ठीक उसी तरीके से आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है कि कुछ एमआरएनएस को जो है ना साइलेंस कर दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। कैसे चुप करा दिया जाता है, अब एमआरएनए जो है कोई इंसान तो है नहीं कि भाई उसको बोला जाएगा पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स, राइट। तो ये जो
कुछ तो ऐसा किया जाता है जो अभी हम समझेंगे। तो कुछ जो mRNA है ना वो साइलेंस कर दिए जाते हैं, बेसिकली उन mRNAs का ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, यानी कि उनसे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है तो क्या होता है, जो जीन जिस जीन को एक्सप्रेस होना था वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। तो इसीलिए दिस इज इंटरफेरेंस, इसको हम क्या कहते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक, अब सोचने वाली बात यह है कि अच्छा चलो ठीक है, बट आरएनए इंटरफेरेंस से हमें पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स कैसे मिलते हैं? सोचने वाली बात तो है, इवन आई अग्री विथ यू, क्योंकि दोनों बड़ी अलग सी चीजें लग रही है। आरएनए इंटरफेरेंस ठीक है, मतलब हमने आरएनए को प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करने दिया, बट इसके साथ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स का क्या लिंक है? दोनों समझेंगे। पहले समझेंगे आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसे होता है आरएनए इंटरफेरेंस, पहले ये समझेंगे। जब ये समझ में आ जाएगा तो हम एक एग्जाम्पल लेते हुए ये समझेंगे कि आरएनए इंटरफेरेंस से कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे को। ठीक है, तो आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे की कहानी शुरू होती है विद डीएसआरएनए। ये टर्म आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी देखा होगा, एंड दिस इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब आप कहोगे कि मैम आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड कैसे? जब दो आरएनए जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो और वो एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाए तो बनता है डीएसआरएनए, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को हम किसी सेल के अंदर इंजेक्ट भी कर सकते हैं और ये किसी सेल के अंदर बन भी सकता है। फिलहाल हम लोग इस टॉपिक पे फोकस नहीं करेंगे कि डीएसआरएनए कैसे बन रहा है। हमारे पाथवे की शुरुआत हो रही है कि डीएसआरएनए हैज एंटर्ड इनटू द सेल, सेल में इसकी एंट्री हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी? नेक्स्ट एंट्री होगी एक एंजाइम की जिसका नाम है डाइसर। देखो नाम से ही लग रहा है डाइसर, मतलब कुछ तो आगे मार धाड़ करेगा, और कुछ ऐसा ही करता है ये। डाइसर जो है ये एक एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, और अब तक आप सभी को पता है एंडोन्यूक्लियेज का काम क्या होता है। एंडो मतलब अंदर, यानी कि ये उस न्यूक्लियोटाइड चेन को अंदर से काट देता है, करेक्ट। तो ये जो डाइसर है ये डीएसआरएनए स्पेसिफिक एंजाइम है, यानी कि ये जो डीएसआरएनए का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसको ये बीच में से कट कर देगा, करेक्ट। जैसे ही कट कर दिया तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाते हैं siRNAs। SI बोले तो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएज। स्मॉल क्यों? क्योंकि ये जो आरएनएज के टुकड़े हमें मिलते हैं ये कुछ 20-25 न्यूक्लियोटाइड से ही बने होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, एंड दैट्स व्हाई स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएज या फिर siRNAs। इनफैक्ट इन siRNAs की एक और खास बात ये होती है कि अगर आप इनके एंड्स को देखो तो दे हैव अनपेयर्ड बेसिस एट 3 प्राइम एंड, जिसे हम हैंगिंग एंड्स भी कहते हैं। और ये अनपेयर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनको बीच में से खचाक काट दिया गया है, तो इसलिए ये अनपेयर्ड रह जाते हैं। ठीक है, इसे हम हैंगिंग एंड्स भी कहते हैं। ओके, अब ये जो siRNAs हैं ये क्या करते हैं आगे? अब ये जो है एक प्रोटीन के साथ क्लब करके, कंबाइन करके बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं रिस्क। रिस्क, RISK वाला रिस्क नहीं, RISC बोले तो RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो मैंने बताया था ना कि कुछ आरएनए इसको साइलेंस किया जाएगा, तो ये रहा हमारा साइलेंस करने वाला बंदा। सो दिस इज द साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, जो बनता है कैसे? siRNAs और प्रोटीन के क्लब होके ये कॉम्प्लेक्स हमारा बनता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एज RISC, दैट इज रिस्क। ठीक, यहां तक क्लियर है? ओके, अब ये जो रिस्क है ना इसका अपना एक खासियत होता है दैट इट कैन अनवाइंडल, यानी कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना इसको ये अनवाइंड कर सकता है आरएनए के दोनों स्ट्रैंड को। इसका मतलब आरएनए का जो 2 स्ट्रैंड था ना जिससे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा था वो अब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है। तो यानी कि अब हमारे पास बचा क्या? ये जो रिस्क जो कॉम्प्लेक्स बना था इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड siRNAs। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब 2 स्ट्रैंड की जगह सिंगल स्ट्रैंडेड स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएज विथ रिस्क। ठीक है, ये हमारे पास बचा। अब ये क्या करता है? अब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री mRNA के साथ बाइंड कर जाता है, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री mRNA के साथ, क्योंकि अब ये सिंगल स्ट्रैंड था। अब जो siRNA इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री mRNA के साथ इस तरीके से बाइंड कर जाता है। इसके बाद क्या होता है? ये जो mRNA है
इसका किस्मत फूट जाता है और ये mRNA क्लीव हो जाता है, ये टूट जाता है। अब आप बोलोगे टूट कैसे जाता है मैम? टूट इसलिए जाता है क्योंकि ये जो हमारा रिस्क जो कॉम्प्लेक्स था ना, ये क्या था? साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स ही तो था। तो इसके अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि ये किसी को भी जाके क्लीव कर सके, और वही वो करता है इस mRNA के साथ, जिसे हम टारगेट mRNA भी कहते हैं। इस mRNA को ये क्लीव कर देता है, यानी कि कट कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है? अब सेल को क्या करना था? mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस करना था, बट अब क्या हुआ? वो mRNA एज इट इज ना रह के वो टुकड़ों में टूट गया है। तो सेल को लगता है कि कहीं ना कहीं ये mRNA जो है ना, ये एबनॉर्मल है, राइट? चूंकि ये एबनॉर्मल है तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाता है तो क्या होता है? जीन, प्रोटीन नहीं बनते हैं, तो हमारा जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये है हमारा आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे, जहां पर हम क्या देखते हैं कि जिस एमआरएनए को ट्रांसलेट होकर प्रोटीन्स बनाना था और जीन को एक्सप्रेस करना था, वो जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है। वहां पर इंटरफेरेंस की तरह कौन आ जाता है? कौन इंटरफेयर कर देता है? siRNAs इंटरफेयर कर देते हैं, राइट? मतलब ये पूरे प्रोसेस के दौरान आपने देखा किस तरीके से एमआरएनए जो है उसका ट्रांसलेशन का प्रोसेस इंटरफेयर हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा पहला पार्ट था जिसमें हमने क्या समझा कि आरएनए इंटरफेरेंस होता कैसे है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या समझेंगे कि आरएनए इंटरफेरेंस के इस पूरे प्रोसेस से हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स कैसे पा सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम लोग ये समझते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे के हेल्प से हम किस तरीके से पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स पा सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट अस सपोज कि हम टोबैको प्लांट की बात करते हैं, तो एक निमैटोड होता है जिसका नाम होता है मेलाडोगाइन इनकॉग्निटा। ये जो निमैटोड है ये टोबैको प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट करता है। रूट्स इन्फेक्ट हो जाने की वजह से जो टोबैको का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, राइट? तो क्या हम इस बात से खुश होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो पेस्ट की वजह से, इस निमैटोड की वजह से इस प्लांट का प्रोडक्शन कम हो रहा है। ठीक है, अब हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि किसी तरीके से इस निमैटोड को या तो खत्म करना है या फिर निमैटोड को, प्लांट को इन्फेक्ट करने से रोकना है। ये हमारा एंड गोल है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस का हेल्प लेंगे। अब आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे शुरू कहाँ से होगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आएगा कहाँ से? यानी कि हमें कोई ऐसा चाहिए जो निमैटोड स्पेसिफिक जीन को जो है इस होस्ट सेल में डाल दे। मतलब जो हमारा निमैटोड है, जो कि यहाँ पर मेलाडोगाइन इनकॉग्निटा है, इसके अकॉर्डिंग कुछ जीन को जो है किस में डाल दे? होस्ट प्लांट में डाल दे, इस प्लांट के अंदर डाल दे। और ये डालने का काम कौन करेगा? एक वेक्टर करेगा, जो कि यहाँ पर होगा एग्रोबैक्टीरियम। तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का काम क्या होता है कि निमैटोड स्पेसिफिक जीन को जो है वो होस्ट सेल के अंदर डाल देता है। क्या चीज डाल रहा है? जीन डाल रहा है। जीन में क्या है? डीएनए है। तो डीएनए जो है वो होस्ट सेल के अंदर चला जा रहा है। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए सेंस और एंटीसेंस आरएनए प्रोड्यूस करता है। सेंस और एंटीसेंस आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये बाइंड करके बना देते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और यहीं से शुरू हो जाती है हमारे आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे की कहानी। ठीक है, तो इसका मतलब अब इस होस्ट सेल के अंदर पूरा आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे चलेगा, जिसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि कुछ कुछ एमआरएनए जो है वो साइलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस आगे नहीं होगा। ठीक है, अब क्या हो गया? ये जो मेरा होस्ट था ये वो ट्रांसजेनिक होस्ट हो गया, क्योंकि होस्ट को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, है कि नहीं? वो होस्ट चूंकि अब ट्रांसजेनिक होस्ट हो गया, तो क्या होता है, जो निमैटोड वहां रह रहा होता है, उस निमैटोड के लिए वहां रहना या फिर वहां सरवाइव करना अब मुश्किल हो जाता है। तो निमैटोड उसके अंदर अब सरवाइव नहीं कर पाता है। जब निमैटोड सरवाइव ही नहीं कर पाता है तो वो रूट्स को इन्फेक्ट क्या खाक करेगा? तो जब निमैटोड ही सरवाइव नहीं करता है तो अब इन्फेक्शन कुछ होता नहीं है। तो इसकी तरीके से हमें पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट मिल जाता है। ठीक है, सबको बात समझ में आई कि किस तरीके से आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे के हेल्प से हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स पा सकते हैं। तो भाई आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे तो समझ में आ गया। तो चलो कुल मिला के समराइज कर लेते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि ये बहुत से प्लांट्स में इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट करता है बाय निमैटोड्स,
जो कि अभी अभी हमने टोबैको प्लांट का एग्जाम्पल डिस्कस किया। नंबर 2, बहुत से डिजीजेस को ये क्योर करता है, इसीलिए इसे एक बहुत अच्छा थेराप्यूटिक एजेंट भी कहा जाता है। नंबर 3, ये ट्यूमर सप्रेसर्स की तरह भी काम करते हैं। ट्यूमर क्यों होता है? जब सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं तो ट्यूमर्स बनते हैं। तो अब आप सोच के देखो, अगर सेल्स के जेनेटिक लेवल पे ही कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जाए कि वो सेल डिवाइड ना करे, तो हम ट्यूमर्स के बनने को रोक सकते हैं, राइट। और हमें पता है कि आरएनए इंटरफेरेंस से हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, जेनेटिक लेवल पे ऐसे चेंजेस हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ट्यूमर्स को सप्रेस किया जा सकता है यूजिंग दिस प्रोसेस या पाथवे, ठीक है। नंबर 4, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इम्यून रेस्पॉन्स टू वायरसेस। जब कभी किसी ऑर्गेनिज्म को कोई वायरस अटैक करता है तो किस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को देना चाहिए, वहां पर भी आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो भाई ये तो देख लिया कि बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में कितना फायदेमंद हो सकता है। तो अब बारी है मेडिसिन की। तो यहाँ पर हम 3 इंपॉर्टेंट एरियाज डिस्कस करेंगे जहां पर हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी कितना अमेजिंग तरीके से मेडिसिन में हेल्प करता है। हम देखेंगे जीन थेरेपी, हम देखेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यानी कि अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, और हम देखेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। उसके भी पहले ये जान लेंगे कि इंसुलिन होता क्या है। तो इंसुलिन हमारे बॉडी का एक बहुत ही एसेंशियल हार्मोन होता है जिसको रिलीज करता है पैनक्रियास, जो कि हमारे बॉडी का एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, ठीक है। इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल में रखना, राइट। अब देखो, हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है। अब ये ग्लूकोज जो खाना हम खाते हैं उसमें से भी आता है, और हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वहां से भी आता है। तो इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड में से इस ग्लूकोज को बॉडी के डिफरेंट सेल्स में भेजना, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। अब कभी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन इनफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या फिर इंसुलिन सही तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो काफी बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज। अब जब कभी हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आती है जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई हो जाता है और बॉडी के अंदर इनफ इंसुलिन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर बाहर से ह्यूमन इंसुलिन को इंजेक्ट करना पड़ता है। कई ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां पर ह्यूमन इंसुलिन इनफ अमाउंट में पाए नहीं जाते हैं, तो वहां पर पहले क्या किया जाता था कि दूसरे एनिमल्स में से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। जैसे कि बहुत बार स्लॉटर्ड कैटल के पैनक्रियास से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था और फिर उस इंसुलिन को ह्यूमन बॉडीज के अंदर डाला जाता था, राइट। लेकिन इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस थे। जैसे एक तो ये जो प्रोसेस था इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करने का, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, काफ़ी एक्सपेंसिव था। ऊपर से जब इस इंसुलिन को ह्यूमन बॉडी के अंदर डाला जाता था तो बहुत बार एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते थे ह्यूमन बींग्स में। तो मतलब पुख्ता सॉल्यूशन नहीं था ये। तो भाई ह्यूमन इंसुलिन का कुछ तो और उपाय होना चाहिए, कुछ तो और ऑल्टरनेटिव हमें चाहिए था जिसको हम यूज कर सकें। तो यहीं पे आया था जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जहां पर हम जेनेटिकली इंसुलिन को इंजीनियर कर रहे थे फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही क्यों? बैक्टीरिया के साथ एक बहुत अमेजिंग बात है, राइट। बैक्टीरिया जो है ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस वजह से देख अभी हम बताएंगे डिटेल में कि किस तरीके से हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया, एंड दिस टर्न्ड आउट टू बी ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस। क्योंकि अभी इस तरीके से क्या हो रहा था कि हम ह्यूमन इंसुलिन को जेनेटिकली बना पा रहे थे, एंड दैट टू फ्रॉम बैक्टीरिया, राइट। तो चलो देखते हैं। अब इंसुलिन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इंसुलिन में होता है एक पेप्टाइड चेन ए, एक पेप्टाइड चेन बी, और इनके बीच में होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस, जो आपको दिख रहे होंगे, दो एस दिख रहे हैं, डाइसल्फाइड के 2 एस दिख रहे होंगे, ग्रेट। तो ऐसा होता है इंसुलिन का स्ट्रक्चर। लेकिन जब इंसुलिन सिंथेसाइज होता है तो ये सिंथेसाइज होता है एज प्रो इंसुलिन, ठीक है। तो प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, जिसमें देखो एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, जिसमें जो ग्रीन वाला कलर है वो डिनोट कर रहा है पेप्टाइड चेन ए, जो ब्लू कलर है वो पेप्टाइड चेन बी है, और जो ग्रे कलर है दैट इज पेप्टाइड चेन सी। तो प्रो इंसुलिन जब प्रोसेस होके फुल्ली मैच्योर इंसुलिन बनाता है तो हम नोटिस करते हैं कि ये जो पेप्टाइड चेन सी है ये अलग हो जाती है इससे, और हमें क्या मिल जाता है? इंसुलिन का स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ
एक इंसुलिन के स्ट्रक्चर का मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो चलो अब देखते हैं कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हम एग्जैक्टली बनाते कैसे हैं। तो चलो भाई इस प्रोसेस को समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, एक बैक्टीरियल सेल ले लेते हैं जिसके अंदर एक बैक्टीरियल डीएनए तो है ही साथ है एक प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, सर्कुलर डीएनए जो केपेबल होते हैं टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए, वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, ग्रेट। तो ऐसा हमने बैक्टीरियल सेल ले लिया। अब हमने क्या किया, प्लाज्मिड डीएनए को कट कर दिया यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। याद करो आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था, याद है सभी को? होना ही चाहिए यार, एग्जाम पास आ रहे हैं और आई एम होपिंग कि आपने वो वन शॉट भी देखा होगा। एनीवेज, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इस प्लाज्मिड डीएनए में लगा देते हैं कट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाला जो ह्यूमन जीन रेस्पॉन्सिबल होता है उस जीन को लेकर आते हैं और उस जीन को इस प्लाज्मिड डीएनए के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। देखो तो बन क्या जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, तो बन जाता है आरडीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर वो जीन प्रेजेंट है जो बना सकता है ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, तो अब इस आरडीएनए को हम लोग इंसर्ट कर देते हैं या फिर इंट्रोड्यूस कर देते हैं एक नए बैक्टीरियम के अंदर। अब बैक्टीरिया की तो खास बात यही होती है कि ये फटाफट से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो अब ये बैक्टीरिया जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते रहते हैं, इन सभी बैक्टीरिया के अंदर होता है ये आरडीएनए जिसके अंदर है वो जीन जो बना सकता है ह्यूमन इंसुलिन। तो इस तरीके से ह्यूमन इंसुलिन हम बहुत तेजी से बना सकते हैं एंड दैट्स हाउ वी जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, यहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम जीन थेरेपी कर सकते हैं। थेरेपी बोले तो ट्रीटमेंट, जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जिससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट या प्रिवेंट कर सकते हैं। अमेजिंग राइट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम ट्रीट कर सकते हैं, इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ दैट इन इटसेल्फ इज सो डैम अमेजिंग। अब यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं सबसे पहले दे देती हूँ कि जेनेटिक डिसऑर्डर को हम कंप्लीटली ट्रीट सिर्फ और सिर्फ वेरी अर्ली स्टेज में ही कर सकते हैं, एज अर्ली एज व्हेन द बेबी इज इनसाइड द मदर्स वूम्ब। इतने अर्ली स्टेज पे हम इन्हें कंप्लीटली ट्रीट कर सकते हैं, अदरवाइज इन्हें प्रिवेंट हम किसी भी स्टेज में कर सकते हैं। ठीक है, अब जीन थेरेपी में एग्जैक्टली हम करते क्या हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि वो डिसऑर्डर किस वजह से है, नॉन फंक्शनल जीन की वजह से है, राइट। सो फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज अगर कोई जीन है जो फंक्शनल है, ये फंक्शनल जीन है, तो ये जीन कोई प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, लेट अस सपोज, क्योंकि एंड ऑफ द डे सभी जीन कुछ ना कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। अब मान लो अगर ये फंक्शनल जीन के बजाय कोई जीन नॉन फंक्शनल है, राइट, नॉन फंक्शनल हो जाने से क्या होगा, जो प्रोटीन ये सिंथेसाइज करेगा वो भी कुछ तो अलग होगा, राइट। सो द मोमेंट जो प्रोटीन ये सिंथेसाइज कर रहा है वो कुछ अलग है, तो क्या होगा, बॉडी के फंक्शनैलिटी में कुछ ना कुछ दिक्कतें हमें दिखेंगी एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन जेनेटिक डिसऑर्डर। अब बात ये आती है कि भाई जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं। तो जीन थेरेपी में हम एक फंक्शनल जीन को इंसर्ट कर देते हैं इन एन ऑर्गेनिज्म सेल, मतलब उस ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर एक फंक्शनल जीन हम इंसर्ट कर देते हैं टू कॉम्पेंसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। जो जीन नॉन फंक्शनल थी उसके बदले में उसका काम करने के लिए हम एक फंक्शनल जीन को इंसर्ट कर देते हैं एंड दैट इज जीन थेरेपी। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि अच्छा ठीक है, एक जीन नॉन फंक्शनल है उसके बदले में एक फंक्शनल जीन डाल दो, बट करना इतना आसान नहीं होता है। तो बात करेंगे पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी की। जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी था वो किया गया था एक 4 साल की बच्ची के ऊपर जो सफर कर रही थी फ्रॉम एडीए। एडीए क्या होता है, एडिनोसाइन डी एमिनेज की डेफिशिएंसी। एडिनोसाइन डी एमिनेज नाम से पता चल रहा है, लास्ट में एज है तो नाम से पता चल रहा है ये एक एंजाइम है। अब सवाल ये उठता है कि इस एंजाइम के डेफिशिएंसी होने पे क्या होता है। तो एडीए जो एंजाइम होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर एडीए डेफिशिएंट हो तो क्या होगा, हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि भाई इम्यून सिस्टम बहुत बहुत क्रूशियल है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी का सिक्योरिटी सिस्टम है यार। अगर हमारी इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगी तो एक छोटा सा सर्दी या जुकाम भी जो है हमारी बॉडी के लिए फेटल हो सकता है।
राइट तो एडीए डिफिशियंसी में ये होता है। अब एडीए डेफिशिएंसी क्यों होता है, अगर हम जीन के लेवल पे बात करें तो बेसिकली ये जो एडीए है, ये जो एंजाइम है, इसको बनाने वाली जो जीन है वो जीन कंप्लीटली डिलीटेड होती है। तो अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो जीन है ही नहीं जो एडीए को बनाती है, तो एडीए बनेगा ही नहीं। जब एडीए बनेगा ही नहीं तो इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि कोई इंसान एडीए डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। ठीक, अब सोचने वाली बात यह है कि ठीक है, मान लेते हैं कि भाई इस बच्ची को अगर एडीए डेफिशिएंसी है भी तो इसके क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, चलो देखते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट का ऑप्शन है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो क्या होता है, सबसे पहले तो बोन के अंदर पाए जाने वाला वो टिश्यू जिसके अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा मान लो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो डैमेज्ड बोन मैरो है उसको रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी बोन मैरो स्टेम सेल्स से। बट इससे क्या होगा, टेम्पररी बेसिस पे तो ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन दिस विल नॉट बी परमानेंट, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्रॉब्लम है ये फिर से अराइज होने लग जाएगी। तो चलो देखते हैं कोई और ऑप्शन। तो एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट मतलब हमने ऐसा सोचा कि अच्छा भाई चलो ठीक है, बॉडी के अंदर किस चीज की दिक्कत है, एडीए एंजाइम की ही तो कमी है। तो एक काम करते हैं, पेशेंट के बॉडी में डायरेक्टली एडीए एंजाइम जो है वो डाल देते हैं। राइट, हमने क्या किया, डायरेक्टली पेशेंट की बॉडी के अंदर फंक्शनल एडीए एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम को ही हमने डाल दिया। वेल, सुनने को तो लग रहा है कि दिस इज अ गुड सोल्यूशन, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हमने एक बार के लिए डाल भी दिया, होगा क्या, ये जो एंजाइम है ये एंजाइम तो यूज होते रहेगा इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग में। तो यानी कि कुछ टाइम के बाद ये जो एंजाइम का स्टॉक है ये खत्म हो जाएगा। तो यानी कि ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इस केस में आप कितनी बार ये एंजाइम डालते चलोगे बॉडी के अंदर, राइट। तो उसका मतलब है ये भी एक टेम्पररी सोल्यूशन है। तो इसी वजह से हम आ पहुंचते हैं जीन थेरेपी में। तो चलो अब देखेंगे कि जीन थेरेपी में हम एग्जैक्टली करते क्या हैं। तो जीन थेरेपी में सबसे पहले हम पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लिम्फोसाइट्स क्यों, क्योंकि लिम्फोसाइट्स इम्यून सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट हमने लिम्फोसाइट्स के बारे में पहले भी पढ़ रखा है जब हम लोग इम्यून सिस्टम को डिटेल में पढ़ रहे थे, है ना। ओके, तो अब इन लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद इन्हें हम बॉडी के बाहर कल्चर में ग्रो करते हैं। इसी दौरान इसके अंदर हम डालते हैं फंक्शनल एडीए का जीन। ध्यान देना, हम यहां पर डायरेक्टली एडीए एंजाइम नहीं डालते हैं। हम क्या करते हैं, इन लिम्फोसाइट सेल के अंदर हम ऐसे जीन डाल देते हैं जो जीन क्या प्रोड्यूस करे, एडीए, फंक्शनल एडीए प्रोड्यूस कर सके। कैसे डालते हैं हम, ये बायोटेक्नोलॉजी में यही तो पढ़ा है हमने, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, भूल गए, पढ़ा था ना हमने पिछले ही वीडियो में। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, एक होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है यहाँ पे, बताओ, वो जीन which is responsible for production of functional ADA, ऐसा जीन जो फंक्शनल ADA बना सके, वो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैंने वो जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, उसको हम कैसे डालेंगे लिम्फोसाइट्स के अंदर, थ्रू अ वेक्टर। एग्जैक्टली, तो वेक्टर यहाँ पर एक वायरस होता है, तो इस वेक्टर के थ्रू हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लिम्फोसाइट्स के अंदर डाल देते हैं थ्रू आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब ये जो लिम्फोसाइट्स है, इस लिम्फोसाइट्स के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना। अब इन लिम्फोसाइट्स को हम वापस पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो यानी कि अब सोच के देखो, पेशेंट के बॉडी के अंदर, पेशेंट के ब्लड के अंदर अब ऐसे लिम्फोसाइट्स हैं, अब ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जिनके अंदर ऐसे जीन्स हैं जो फंक्शनल एडीए बना सकते हैं। Isn't that amazing? यानी कि अब पेशेंट की बॉडी के अंदर हमने जेनेटिक लेवल पे ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया। अब पेशेंट की बॉडी के अंदर जो है हमारे फंक्शनल एडीए बनते रहेंगे। जब फंक्शनल एडीए बनते रहेंगे तो एडीए की डेफिशिएंसी होगी ही नहीं, राइट। यानी कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व तो हो ही गया, बल्कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन भी हो गया। इनफैक्ट ये जो जीन थेरेपी है, दिस इज अ प्रूवन परमानेंट सॉल्यूशन एट एन एम्ब्रायोनिक स्टेज, ऑब्वियसली, राइट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जीन थेरेपी एक परमानेंट ट्रीटमेंट तभी होता है जब इसे हम बहुत अर्ली स्टेज में करते हैं।
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है जीन थेरेपी का। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का अगला एप्लीकेशन विच इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यानी कि बीमारियों का अर्ली डायग्नोसिस। आमतौर पर जब हमें कोई भी बीमारी होती है, जैसे आपने देखा होगा आमतौर पर टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, इस तरह की बीमारियां जब होती है तो कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट जनरली कराए जाते हैं? जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इस तरह के टेस्ट अक्सर कराए जाते हैं ताकि इन टेस्ट्स में हम पैथोजन के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकें, राइट, कि वो बीमारी जिस पैथोजन की वजह से होता है वो प्रेजेंट है या नहीं। बट इस तरह के टेस्ट्स में हमें रिजल्ट्स तभी मिलता है जब बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर उस पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई होता है, यानी कि जिस पॉइंट पर हम ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट कराते हैं वो उस बीमारी का अर्ली टाइम्स नहीं होता है, वो बीमारी काफ़ी हद तक फैल चुका होता है, जिसके बाद ये डायग्नोसिस हो पाती है। अब टाइफॉइड, कोलेरा, मलेरिया वगैरह में तो चल जाता है क्योंकि वहाँ पर हम दवाइयाँ दे के ठीक हो जाते हैं, पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। बट कुछ ऐसी डेडली डिजीजेज होती हैं जैसे कि एड्स, जैसे कि कैंसर, जहाँ पे अर्ली डिटेक्शन होना बिकम्स वेरी क्रिटिकल। जैसे कैंसर अगर बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो बड़ी आसानी से ये कम्प्लीटली क्योर हो सकता है, लेकिन वही अगर इसकी डायग्नोसिस बहुत लेट से हो तब शायद हम उस पेशेंट को बचा ना सके, राइट। तो यहाँ पर अर्ली डायग्नोसिस जो है ये काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, एंड दैट इज़ वेयर बायोटेक्नोलॉजी प्लेज अ रोल। तो अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट्स जो डिजीजेस को अर्ली डायग्नोज करने में मदद करते हैं, और ये जो टेस्ट्स हैं दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कुछ टेस्ट्स के मैं एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कि पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जैसे कि एलिसा टेस्ट विच इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो अभी हम इन दोनों के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे टू अंडरस्टैंड किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम किसी बीमारी को बहुत अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं पीसीआर टेस्ट के बारे में। पीसीआर बोले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कहाँ पढ़ा है इसे? डिटेल में पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाले यूनिट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रोसेस के डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बट हमने ये देखा था ये चेन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, इस तरीके से ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू होती रहती है। बट इस चेन रिएक्शन में होता क्या था? तो चलो पीसीआर टेस्ट के लॉजिक को समझते हैं। तो पीसीआर टेस्ट का ये प्रिंसिपल होता है कि भाई हम किसी बीमारी को अगर बहुत अर्ली डायग्नोज करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है जो पैथोजन है वो काफ़ी लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होगा, राइट, क्योंकि बॉडी जस्ट इन्फेक्ट हुआ है तो पैथोजन कम क्वांटिटी में पाया जाएगा। बट हमारा लॉजिक क्या है कि हम उस पैथोजन के न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई कर देंगे, राइट। न्यूक्लिक एसिड को हम एम्पलीफाई कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। पीसीआर में क्या होता था, जैसे मान लो इफ वी स्टार्ट विद दैट डीएनए, एक डीएनए से बना 2, 2 से बना 4, बना 8, 8 से बना 16। तो बेसिकली उस पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन तो कम ही है, लेकिन उस पैथोजन के डीएनए को या फिर उस पैथोजन के न्यूक्लिक एसिड को आप कह लो, उसको हम क्या कर रहे हैं, हम एम्पलीफाई कर दे रहे हैं। और न्यूक्लिक एसिड के एम्पलीफिकेशन की वजह से, अब न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफाई हो जा रहा है, इस एम्पलीफिकेशन की वजह से हमें ये सिग्नल ज़रूर मिल जाता है कि यार यहाँ पर ना ये न्यूक्लिक एसिड दिख रहा है, तो उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि यार ये वाला वायरस होने की चांसेस है। तो जैसे ही हमें ये आइडिया लग जाता है तो हम क्या समझ जाते हैं कि इसका मतलब ये वाला जो वायरस है वो इस इंसान की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, भले ही कम क्वांटिटी में, कम कॉन्सेंट्रेशन में, बट एटलीस्ट ये पता चल जाने से भी जो भी उस पर्टिकुलर डिजीज़ का ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट बहुत अर्ली शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उस डिजीज़ का क्योर होने की जो चांसेस है वो बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है पीसीआर टेस्ट का। पीसीआर एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर शायद बहुत से बच्चे इस पूरी तस्वीर को देख के सोच रहे हैं कि ये क्या है, डीनेचुरेशन क्या है, ये कैसे ऐसा हो रहा है। तो अगर आपको ये प्रोसेस डिटेल में समझना है बच्चों, तो आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाला वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब मैं इसकी डिटेलिंग में तो नहीं जा रही हूँ, ठीक है। बट आपको लॉजिक समझ में आ गया, राइट, कि कॉन्सेंट्रेशन कम होता है पैथोजन का, बट उनके न्यूक्लिक एसिड्स को हम एम्पलीफाई करते हैं टू डिटेक्ट देयर प्रेजेंस एट एन अर्ली स्टेज, ठीक है। तो हमारा अगला टेस्ट है एलिसा टेस्ट, ठीक है। एलिसा टेस्ट अगेन एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसकी मदद से हम एड्स डिटेक्ट कर सकते हैं, एड्स को डायग्नोज कर सकते हैं एट एन अर्ली स्टेज, ठीक है। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सभी को पता है। और एड्स का पैथोजन कौन होता है? कौन सा पैथोजन है जो एड्स कॉज करता है? इट्स अ वायरस, इट्स HIV वायरस, एग्जैक्टली, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
ठीक है। तो बोलने का मतलब है इस एलिसा टेस्ट के हेल्प से हम HIV वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एलिसा टेस्ट हम कैसे करते हैं। तो एलिसा टेस्ट जो है ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है जब हम लोग इम्यून सिस्टम पढ़ रहे थे। याद होगा सभी को, इम्यून रिस्पॉन्सेस के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, राइट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज वाले यूनिट में। हालांकि अगर आप भूल भी गए हो तो मैं क्विक रिकैप दूंगी यहाँ पे। क्विक रिकैप इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आप यही भूल गए हो कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है तो आपको ये एलिसा टेस्ट का जो वर्किंग है, इसका जो लॉजिक है वो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो चलो एक क्विक रिकैप लेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी। तो एंटीजन कोई भी ऐसा फॉरेन सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर आता है, यानी कि वो बाहर से आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, राइट। मतलब हम गेस्ट की तरह स्वागत उसका कर रहे हैं क्या? नॉट रियली। मतलब ये कुछ ऐसे अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी के अंदर आ रहे हैं। अब ये सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? ये पॉलन हो सकते हैं, ये केमिकल्स हो सकते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, या फिर ये कोई टॉक्सिन भी हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है एंटीजन। ठीक है, अब एंटीजन करता क्या है? जैसे ही एंटीजन की एंट्री हमारी बॉडी में होती है तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम हमारा कौन है? हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, हमारा सिक्योरिटी गार्ड है। तो जैसे ही बाहर से कोई आता है तो हमारे बॉडी का जो अंदर का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो क्या हो जाता है? वो ट्रिगर हो जाता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बात को समझ रहे हैं बच्चों? एंटीजन कौन है? जो बाहरी है, जो चोर है समझ लो। मान लो ये हमारा घर है, घर में जैसे ही चोर की एंट्री हो रही है तो घर का जो सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है वो ट्रिगर होके बजने लग जा रहा है कि भाई बाहर से कोई आके घुस रहा है। या फिर बहुत से घरों में पेट्स होते हैं, राइट। तो जैसे ही कोई अननोन या कोई स्ट्रेंजर घर के अंदर घुसता है तो जो पेट डॉग है वो बाग करने लग जाता है, वो शोर कर मचाने लग जाता है। वो क्या सिग्नल देता है कि भाई कोई तो बाहर का है, कोई तो स्ट्रेंजर है जो हमारे घर के अंदर घुस रहा है और शायद हमारे घर में सिक्योरिटी थ्रेट है ना। तो ठीक इसी तरह की कुछ कहानी है एंटीजन और एंटीबॉडी की। एंटीजन किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को हम कहते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, ठीक है। एंटीजन के आने से हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। अब एंटीबॉडीज क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो एंटीबॉडीज प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम इसको स्ट्रक्चरली देखें तो ये लार्ज वाई शेप्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं। देखो इस तरीके का वाई शेप्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं। अगर ये प्रोटीन है तो इनमें क्या होगा? पेप्टाइड चेन्स होंगे, बिल्कुल। तो स्ट्रक्चरली अगेन अगर हम बात करें तो इसमें हमें 4 पेप्टाइड चेन्स देखने को मिलते हैं। 2 हेवी चेन्स होते हैं जैसा कि हमने यहाँ दिखाया और 2 लाइट चेन्स होते हैं। इसी कारण से इसे कई बार रिप्रेजेंट किया जाता है एज H2L2। H2 बोले तो 2 हेवी चेन, L2 बोले तो 2 लाइट चेन्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है। अब खास बात ये होती है कि एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ ही बाइंड करता है। जैसे आपने वो बचपन में पजल खेले हैं, पजल जिसमें वो पीसेस होते हैं और उनको ज्वाइन करके हमें एक पिक्चर बनानी होती है। तो वहाँ पे कैसा होता है, जो 2 पजल के जो पीसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ यूं बाइंड कर जाते हैं, राइट। उनका स्ट्रक्चरली भी वो वैसे बने होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप देखोगे एंटीजन्स जो है ये बहुत डिफरेंट शेप्स और स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं और हर एंटीजन का एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है जो इस एंटीजन के साथ बाइंड करता है। इनफैक्ट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट वाले कॉन्सेप्ट से सिमिलर है। जैसे हर एक एंजाइम का एक सबस्ट्रेट होता है, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों एक साथ में मिल करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो एंटीबॉडी और एंटीजन होते हैं ये भी ऐसे ही कुछ होते हैं कि एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करता है और इस तरह से बाइंड करके ही जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। अब जैसे एंटीजन कुड बी अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट कुड बी अ पैथोजन, ए डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। तो एंटीबॉडी जो है ना, मान लो किसी एंटीजन ने बॉडी को अटैक किया, किसी पैथोजन ने अटैक किया, अब
उस एंटीजन का कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जो है वो रिलीज होगा हमारे इम्यून सिस्टम से। एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करके उस एंटीजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। तो कुछ इस तरह की कहानी होती है एंटीबॉडीज़ की। एंटीबॉडीज़ के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे IgA, IgM, IgG, ये सारे एंटीबॉडीज़ हैं, वेयर IG स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। अगर इनके स्ट्रक्चर को आप देखो तो आप थोड़े से हैरान हो रहे होंगे कि अभी अभी तो मैम ने कहा था कि वाई शेप्ड होते हैं ये, बट ये सारे वाई शेप्ड तो नहीं दिख रहे हैं। तो भाई कुछ ऐसे होते हैं जो मोनोमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर आपको सिर्फ एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे कि IgG। तो IgG जो है ये मोनोमर की तरह एग्जिस्ट करता है, जहां पर एक ही यूनिट है। कहीं कहीं पर 5 यूनिट्स भी होते हैं जिसे हम पेंटामर कहते हैं, जैसे कि IgM। कहीं कहीं पर 2 यूनिट्स भी होते हैं जिसे हम डाइमर कहते हैं, जैसे कि IgA। तो इस तरीके से अलग अलग एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरीके से बने होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये ब्रीफ रिकैप से एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट तो याद आ गया होगा, आ गया ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एलिसा टेस्ट किस तरीके से हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो चलो अब ये देखते हैं कि किस तरीके से एलिसा टेस्ट जो है ये एड्स को डायग्नोस करने में मदद करता है। ठीक है, अब देखो साधारण सी बात है कि अगर हमें कोई भी पैथोजन का प्रेजेंस डिटेक्ट करना है तो हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम ये डिटेक्ट करें कि भाई उस पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटीजन का प्रेजेंस है कि नहीं, एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं, या फिर हम ये देखें कि उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो यानी कि अगर एंटीजन प्रेजेंट हो या एंटीबॉडी प्रेजेंट हो, दोनों के हेल्प से ही हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो पैथोजन प्रेजेंट है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स का पैथोजन क्या है, HIV, राइट। तो अब ये जो वायरस है ये हमारा पैथोजन है, ये हमारा एंटीजन है। तो या तो ये एंटीजन प्रेजेंट हो या फिर HIV के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी तो प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जैसे ही HIV ने एंट्री मारी होगी, जैसे ही एंटीजन ने बॉडी में एंट्री मारी होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़ भी तो प्रोड्यूस्ड हुए होंगे, है कि नहीं। तो ये लॉजिक रहता है। तो अब इस प्रोसेस को समझते हैं कि प्रोसेस में हम करते क्या हैं। तो बेसिकली जो भी सैंपल होता है, मतलब जो भी पेशेंट का सैंपल रहता है, उस सैंपल में से एंटीजन निकाल लिया जाता है एंड इट इज़ टेकन टू अ सरफेस। ठीक है, हमने एंटीजन निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है, राइट, अभी तो हमें पता नहीं है कि भाई ये यही एंटीजन है या नहीं, बट जो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है वो हम अप्लाई करते हैं उस सरफेस में। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो स्पेसिफिक एंटीजन का वही स्पेसिफिक एंटीबॉडी है तो क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में क्या हो जाएगी, बाइंडिंग हो जाएगी। बट दिक्कत की बात यह है कि अगर बाइंडिंग हो भी जाती है, हमको पता कैसे चलेगा कि बाइंडिंग हुई। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं कि जो एंटीबॉडी होता है उस एंटीबॉडी के साथ हम एक एंजाइम को लिंक करके रखते हैं। एंजाइम लिंक करने का सिर्फ ये पर्पस है ताकि हमें पता चले कि एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग हुई है या नहीं, क्योंकि अगर बाइंडिंग हो गई है इसका मतलब है ये वही एंटीजन है, ये वही एंटीजन है जिसकी वजह से एड्स होता है, राइट। अगर बाइंडिंग नहीं हुई है इसका मतलब ये वो एंटीजन नहीं है ना। बट ये पता करने के लिए हमने क्या किया, एंटीबॉडी के साथ हमने एक एंजाइम को ऐड कर दिया। अब हमने क्या किया, इस सरफेस पे हमने उसका कॉरस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट ऐड किया, क्योंकि हर एंजाइम का एक कॉरस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट होता है। जैसे ही हम ये सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो हमें एक कलर चेंज देखने को मिलता है, विच मीन्स कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है ये एक दूसरे के साथ बाइंड कर चुके हैं, राइट। तो जैसे ही हमें ये कलर का चेंज दिखता है तो हमें क्या पता चल जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि इसका मतलब एंटीबॉडी और एंटीजन की भी बाइंडिंग हो चुकी है, क्योंकि एंटीबॉडी और वो जो एंजाइम है वो तो साथ में है, वो एक ही साथ में है। तो जस्ट टू सी दिस कलर चेंज से हमें एक डिटेक्ट करने का एक तरीका हो गया हमारे लिए, और उसी वजह से वही रोल है इस एंजाइम और सबस्ट्रेट का यहाँ पे। तो इस प्रोसेस के हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस इंसान को एड्स है या नहीं, मतलब एट अ वेरी अर्ली स्टेज हम एड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई बच्चों, हमने ये तो देख लिया कि बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन में कितना यूजफुल है कि नहीं। तो चलो अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, विच इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या होते हैं ये? ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके DNA मैनिपुलेटेड होते हैं, मतलब उनके DNA को कुछ ऑल्टर या मैनिपुलेट कर दिया गया हो। बट ऐसा हम क्यों करते होंगे? बिल्कुल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और क्या। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि जेलीफिश जो ग्लो करते हैं एट नाइट, राइट। अगर आपने कभी देखा हो तो ग्लो फिश, जेलीफिश। तो अब अगर आप सोचते हो कि यार कितना अच्छा होता अगर ये जो चूहा है ना ये भी ऐसा ग्लो करने लगे,
अब अगर आप वाकई में चाहते हो कि ये जो माउस है ना ये भी ग्लो करने लग जाए, तो सोचा जाए तो ये तब पॉसिबल है अगर इस माउस की बॉडी के अंदर आप वो ग्लो करने वाला जो जीन है वो जीन डाल दो। अगर आप सक्सेसफुली ऐसा कर पाते हो तो शायद आपका ये माउस भी ग्लो करने लग जाएगा। बट इस केस में आप बेसिकली कर क्या रहे हो, माउस का जो जीन है, माउस का जो डीएनए है, उसको आप मैनिपुलेट कर रहे हो, उसको आप ऑल्टर कर रहे हो। तो इस तरह का जो माउस है ये कहलाएगा ट्रांसजेनिक माउस। इनफैक्ट बहुत सारे एनिमल्स, चाहे पिग्स हो, चाहे शीप हो, चाहे काउज हो, फिशेस हो, बहुत सारे एनिमल्स ट्रांसजेनिक होते हैं, बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उसमें 95% एनिमल्स जो है वो क्या है, वो माइस है। एग्जैक्टली मतलब माइस ट्रांसजेनिक इतने सारे होते हैं कि जितने टोटल ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उसमें से 95% तो ट्रांसजेनिक माइस है सिर्फ। सवाल ये उठता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम प्रोड्यूस करते क्यों हैं। तो कई सारे रीजंस हैं इसके, जिसमें से पहला रीज़न है कि ट्रांसजेनिक एनिमल से हमें कई सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें ट्रांसजेनिक काउज की, तो हम देखते हैं कि ट्रांसजेनिक काउज का जो मिल्क होता है वो नेचुरल काउ मिल्क के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उसकी। जैसे कि 1997 में जो पहली ट्रांसजेनिक काउ थी जिसका नाम था रोजी, उसका जो मिल्क था वो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड था, यानी कि उसमें प्रोटीन की मात्रा कई ज़्यादा थी। इनफैक्ट उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू था फॉर ह्यूमन बेबीज दैट वाज अ लॉट मोर व्हेन कंपेयर टू द नेचुरल काउज मिल्क। इतना ही नहीं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम यूज़ करते हैं टू टेस्ट द टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स कितना टॉक्सिक है इसको टेस्ट करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं। टू टेस्ट वैक्सीन्स बिफोर दे आर अप्लाइड टू ह्यूमन्स, जब भी कोई नई वैक्सीन बनती है ह्यूमन्स पे डायरेक्टली अप्लाई करने से पहले उन्हें कई बार ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे अप्लाई करके टेस्ट कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, एक और एडवांटेज है इनका कि इनके हेल्प से, इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के हेल्प से हम कौन कौन से डिजीज़ेस में कौन कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी स्टडी कर सकते हैं, जिससे हम बहुत सारे डिजीज़ेस का ट्रीटमेंट निकाल पाते हैं। अब बच्चों, जैसे ही हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स, बट जब हम उन्हें जेनेटिक लेवल पे जब हम उन्हें मॉडिफाई कर देते हैं, दैट इन इटसेल्फ इज़ अ बिग डील। तो ऑफकोर्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ साथ आते हैं इनके अपने एडवांटेजेस और आते हैं इनके अपने डिसएडवांटेजेस। तो चलो फटाफट से देखेंगे क्या है इनके एडवांटेजेस और क्या है डिसएडवांटेजेस। तो पहले करेंगे हम सारी अच्छी बातें, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो ऑफ कोर्स पहला एडवांटेज है इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड, क्योंकि जेनेटिकली जब हम चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं तो हम इसी तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिल सके क्रॉप का, है ना। दूसरा, इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीजेस। तो अब जब पेस्ट और डिजीजेस से इनबिल्ट रेजिस्टेंस इनको मिल रखा होगा तो ऑफ कोर्स देयर वुड बी लेसर नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। जब हम इंसेक्टिसाइड्स कम यूज़ करेंगे तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी काफ़ी हद तक कम होगा। इतना ही नहीं, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं ये ज़्यादा मजबूत होते हैं टू फेस एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, राइट। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहे बहुत ज़्यादा बारिश हो, कम बारिश हो, इस तरह के जो एडवर्स कंडीशंस हैं इनमें इनके सर्वाइवल के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनहांस्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जब हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन यूज़ करते हैं तो हमें जेनेटिकली जो है ज़्यादा वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। सिर्फ एडवांटेजेस की बात करें और डिसएडवांटेजेस की बात ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी, जिसमें से पहला है रिस्क। अब सोचने वाली बात है कि भाई जब हम एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिक लेवल पे ऑल टुगेदर मॉडिफाई कर दे रहे हैं तो दैट इन इटसेल्फ इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम बहुत सारे ऐसे चेंजेस कर रहे हैं जो इरिवर्सिबल है। Now that is also very important। एक बार एक ऑर्गेनिज्म को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया तो उसे हम वापस रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा जब हम ये कहते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो रेजिस्टेंट है टू पेस्ट्स एंड डिजीजेस, तो कहीं ना कहीं शायद हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनके अंदर पेस्टिसाइड्स जैसी चीज़ें इनबिल्ट है, मतलब कुछ तो उनके अंदर है जिसकी वजह से वो पेस्ट्स रेजिस्टेंट है, राइट। तो कहीं ना कहीं इसका ये भी मतलब आ पहुंचता है कि भाई
उन क्रॉप्स के अंदर शायद पेस्टिसाइड्स के जैसी चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो पेस्ट रेजिस्टेंट है, तो वहाँ पर हम ये भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या वो उस तरह के क्रॉप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। कुछ भी कह लो, इट इज़ एन आर्टिफिशियल वे ऑफ फूड प्रोडक्शन, राइट। ये नेचुरल तो नहीं है, राइट। ये जो पूरा जो प्रोसेस है जिसमें हम जेनेटिकली क्रॉप्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, चीज़ों को जेनेटिक लेवल पे चेंज कर रहे हैं हमारे डिज़ायर के अनुसार, जो हमें चाहिए, जो ट्रेट्स हमें चाहिए उसके हिसाब से हम उन्हें अपने फ़ायदे के लिए चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ एन आर्टिफिशियल वे ऑफ फूड प्रोडक्शन विच इन इटसेल्फ इज़ नॉट ग्रेट, राइट। इसके अलावा इट कैन अफेक्ट मॉरल इश्यूज। नाउ ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है विथ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब मॉरल इश्यूज की जब हम बात करते हैं, मॉरल इश्यूज कह लो या एथिकल इश्यूज कह लो, जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो हम क्या कहना चाहते हैं, एक स्टोरी से समझेंगे। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी जगहें होती है, जैसे आपने देखा होगा इंडिया के अंदर भी छोटे छोटे गाँव होते हैं जहाँ पर लोगों के पास ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत सारा होता है, लेकिन उनके पास न तो पावर होता है, न तो पैसा होता है, ना ही वो इतने डेवलप्ड होते हैं, राइट। उसी तरह जब हम एक बड़े स्केल में इसी चीज़ को देखें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं जैसे कि इंडिया, इस तरह के कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज तो होता है, बट इनके पास इतना ज़्यादा पैसा या इतना ज़्यादा पावर नहीं होता है टू रन द इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के इन्हीं ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज़ करके वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, राइट। और यहीं पे आता है एथिकल इश्यूज एंड मॉरल इश्यूज। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। लेट अस सपोज एक छोटा सा गांव है जहां पर, गांव भी नहीं, लेट अस से कि फॉरेस्ट के अंदर एक छोटा सा बस्ती बना हुआ है जहां पर कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं जो कंप्लीटली फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है। तो उनका जो खाना पीना सब कुछ जो है वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे टोटली डिपेंडेंट है। अब चूंकि वो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं तो ऐसे लोगों के पास काफ़ी सारी इस तरह की नॉलेज होती है कि भाई इस पेड़ के पत्ते से ना हम दवाई बना सकते हैं, इस पेड़ के रूट से हम कोई ऐसी दवाई बना सकते हैं जिससे डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रेडिशनल नॉलेज होते हैं। अब मान लो एक कोई बहुत बड़ी सी फार्मा कंपनी है जो वहाँ जाता है और जिसको ये नॉलेज उन लोगों से, उन ट्राइबल पीपल से पता चलता है, ठीक है। और साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि इस वाले इलाके में ऐसे वाले ट्रीज़ बहुत एबंडेंस में पाया जाता है, ठीक है। अब ये फार्मा कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट के लिए ये सोचती है कि वाओ दिस इज़ अमेजिंग, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस तरह की, क्योंकि उनके पास तो पैसा है, उनके पास सारी इक्विपमेंट्स हैं, सारी टेक्नोलॉजी है, तो ये फार्मा कंपनी सोचती है कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है, एक काम करते हैं, इस जगह के जितने भी इस तरह के पेड़ हैं वो सारे पेड़ काट के ले आते हैं और उसके बाद हम ये वाली दवाई जो है हमारी जो भी फैक्ट्री है वहाँ पर हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं और इसे बेचते हैं, तो मस्त, हम तो बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे। तो अब मान लो अगर ये कंपनी ऐसा करती है, इससे क्या होता है, दो बातें होती है। कंपनी तो अपना प्रॉफिट बना रही है विच इज़ ग्रेट फॉर द कंपनी, लेकिन ये जो ट्राइबल लोग हैं इनका जो लाइवलीहुड है वो इम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि इनके उस इलाके में ये जिन रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट थे वो सारे रिसोर्सेज चले जाते हैं, राइट। इनको ना तो इस पूरे चीज़ में इनको कोई क्रेडिट मिलता है, ना ही इनको इनका ड्यू कॉम्पेंसेशन मिलता है, राइट। तो यहाँ पर आ जाते हैं एथिकल इश्यूज या फिर मॉरल इश्यूज। और जब हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर चूंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनमें हम मॉडिफाई करते हैं, तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में पाए जाते हैं और जिसकी वजह से इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी जगहों पर देखा जाता है। और इसी वजह से आया है एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर बायो रिसोर्सेस, बोले तो लिविंग रिसोर्सेस, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ये लिविंग रिसोर्सेस दूसरे लोग यूज करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए विदाउट टेकिंग प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द पीपल और कंट्रीज एंड विदाउट गिविंग प्रॉपर कॉम्पेंसेशन दैट दे डिजर्व, ठीक है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बायोपायरेसी। तो अब जो एग्जाम्पल मैंने इससे पहले लिया था उस एग्जाम्पल से आपको बायोपायरेसी का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। और चूंकि इस तरह के एथिकल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, इस वजह से सभी कंट्रीज़ ने अपने अपने हिसाब से बायोपायरेसी से रिलेटेड अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं जिनको फॉलो करना मैंडेटरी है। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आप सभी लोगों की बहुत हाई
हाई डिमांड वाली वीडियो थी और मुझे साथ ही साथ पूरी उम्मीद है कि एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो क्या करोगे, हमेशा की तरह कमेंट्स में लिख के बताओगे कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगी कुछ और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार वीडियोस। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।